हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बेसिक नॉलेज पर। यहाँ पर आज हम बात करेंगे जैव प्रक्रम यानी क्लास 10th की एनसीईआरटी की साइंस पढ़ा रहे हैं, जो कि आपके आने वाले सारे एग्जामों के लिए ये कवर करेगा। ये जो एग्ज़ाम आपके बोर्ड के होने वाले हैं, तो उसमें से जो चैप्टर हमारा 5 आता है जैव प्रक्रम, इसका नाम है, ठीक है, साइंस में। तो इसको आप बोलते हैं इंग्लिश में लाइफ यानी कि प्रोसेस। तो इस सब्जेक्ट को हम पढ़ेंगे और यहाँ से आपके आने वाले नंबरों पर ध्यान देंगे कि किस तरह एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। ये जो चैप्टर होने वाला है 10 से 15 मिनट का हमारा चैप्टर है। तो इसी तरह साइंस के आपके सारे चैप्टर मैंने यानी कि नोट्स वाइज बना दिया है, ताकि आप एग्जाम में किस तरह वहाँ पर कैसे किस लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम चैप्टर को शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे एक तरफ बुक का यानी कि फोटो दिख रहा है, जिसमें से यहाँ पर चैप्टर 5 दिख रहा है, जैव प्रक्रम लिखा हुआ है, ठीक है। और ये पूरी पीडीएफ है, तो इसको आप देखिएगा। जैसे जैव प्रक्रम क्या है, फिर इसमें से क्वेश्चन है, फिर पोषण क्या है। तो इन सारी विषयों के बीच में मैंने यहाँ क्वेश्चन और आंसर करके प्लस उनमें से एक्सप्लेन करके चीज़ों को कैसे आप एग्जाम में आने वाले में लिख सकते हैं, तो इन चीज़ों के विषय में ध्यान देकर ये पीडीएफ को यहाँ रेडी किया गया है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, तो ये आपके साइड में बुक है, तो इस साइड में हम आपको पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर हम जब पढ़ेंगे तो हमारा जो स्लाइड आता है, यहाँ पर हम अपने यानी कि प्रोसेस को, यहाँ पर जो हमारी पीडीएफ, इसको ऑन करेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि हमने नोट्स के तौर पर आपको कितने कम समय में कितने ज़्यादा कंटेंट दे रहे हैं। यहाँ पर आता है यानी कि चैप्टर 5 जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस। इसमें से क्या है, यानी कि क्लास 10th की एनसीईआरटी की साइंस है, शॉर्ट नोट्स के तौर पर इसको बनाया गया है, ताकि आप अपने आने वाले एग्जाम को बहुत तेजी से रिवाइज कर सके। एग्जाम होंगे तो उससे पहले आप इन वीडियो को लगातार देख लीजिए। 10 से 15 मिनट के सारे वीडियो हैं, आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर आते हैं, यह चैप्टर हमारा क्या है। इसमें से आप पूछा गया है कि जैव प्रक्रम क्या है। क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, 2 से या 3 नंबर लिखने के लिए आएगा। तो इसमें से आपको बताना कि जैव प्रक्रम होता क्या है। तो यहाँ पर परिभाषा दी गई है, तो परिभाषा को इसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, वे सभी प्रक्रियाएं जिनके द्वारा जीवित रहता है, ऊर्जा प्राप्त करता है, पदार्थों का परिवहन करता है, अपशिष्ट बाहर निकालता है, जैव प्रक्रम कहते हैं। यानी कि लाइफ प्रोसेस किसे कहते हैं, बात ये कही गई है। कहने का मतलब जिस चीज़ में डिपेंड रहते हैं, जैसे हम लोग जीते हैं यानी खाने पर, और खाने जो हमें प्राप्त होता है, जो हमारा अनाज पैदा होता है, वो धूप की रोशनी पर, यानी कि वहाँ से एनर्जी मिलती है, तब हमारा खाद्य तैयार होता है। कहें गेहूँ, चावल, आटा जो भी है वो एक एनर्जी बेस्ड है, यानी कि हमें एनर्जी किसी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से मिलती, तभी इंसान चलता है। उसी तरह इस तरह सारे जानवर हैं, जिस तरह यानी कि वो अपनी लाइफ साइकिल को चलाते हैं। तो यहाँ पर ऐसे ही बातों को, जैसे आपको वहाँ पर ध्यान भी ना आए, तो आप इन तरह बातों को घुमा के बता सकते हैं, ताकि आप एग्जामिनर को समझा सकें। अब जैसे कि जैव प्रक्रम के मुख्य क्रम क्या है, इनमें से मेन रीजन ये आता है, यानी कि यहाँ पर बात अगर करें कि मुख्य जैव प्रक्रम तो क्या है, तो यहाँ पर सबसे पहले आता है पोषण, न्यूट्रिशन, कि जैव जो आपकी लाइफ डिपेंड करती है वो खाने पे डिपेंड करती है, पोषण पे डिपेंड करती है कि क्या आप खा रहे हैं। श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन, मतलब जो हम सांस लेते हैं उसमें भी हमारी लाइफ डिपेंड करती है। फिर इसके बाद परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन, इसमें हमारी लाइफ डिपेंड करती है। और फिर इसके बाद उत्सर्जन, एक्सट्रेशन यानी कि एक्सटर्शन बोलते हैं, उत्सर्जन यानी से हमसे क्या निकलता है, क्या एनर्जी बाहर निकलती, उन सारी चीज़ों पर हमारा जैव प्रक्रम बेस होता है। इन चारों के बिना जीवन संभव नहीं है, कहने का मतलब इन चारों के बिना हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है। फिर इसके बाद आते हैं पोषण को पढ़ते हैं। पहले हमारा पोषण, तो पोषण को पढ़ते हैं। पोषण क्या है, ठीक है, यानी पोषण क्या है, तो इसके विषय में हम जैसे क्वेश्चन में आया तो पोषण क्या है, तो इसको आपको लिखेंगे कैसे, वो चीज़ यहाँ पर लिखी गई है। जैसे आप देखते हैं, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा भोजन प्राप्त करता है या पचता है और ऊर्जा प्राप्त करता है, ठीक है, वही पोषण कहलाता है। कहने का मतलब वह प्रक्रिया जिसके द्वारा भोजन प्राप्त करता है, वह प्रोसेस जिसके द्वारा हम भोजन इकट्ठा करते पाते हैं और पचता है, और फिर इसके बाद ऊर्जा प्राप्त करता है, बात इसकी कह रहा है। फिर इसके बाद यहाँ पर आते हैं पोषण के प्रकार क्या है, तो यानी कि पोषण के प्रकार क्या है, तो एक होता है स्वपोषी पोषण और एक होता है विषम पोषी पोषण। तो यहाँ पर स्वपोषी और विषम पोषी पोषण की ये इमेज है, यहाँ पर ये दिखाया गया है, तो इसको आप देख सकते हो, ठीक है। मैंने वही से फोटो निकाल के यहाँ पर आपको बताया गया है। तो किस तरह जाइलम, फ्लोएम, मोम्यूट्यूकल, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। तो किस तरह हमारे एक पत्ती की अनुप्रस्थ काट है, तो उसकी यानी एक पत्ती का कटिंग वाली पिक्चर है। तो अगर आपको वहाँ इमेजेस भी याद आती हैं एग्जाम में, तो उनको भी आप बनाने की कोशिश कीजिएगा। थोड़ा बहुत याद आता, थोड़ा बहुत भी बनाइएगा, उससे नंबर आपके अच्छे मिल जाते हैं।
यहाँ पर स्वपोषी पोषण क्या होता है यानी ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, तो उसके विषय में आपको बताना है। तो परिभाषा है, इसको आप लिखिए, जब जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तो उसे सुपोषी पोषण कहते हैं। कहने में खुद से बनाया हुआ भोजन सुपोषी कहते हैं, यानी कि ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। ऑटोट्रोपिक मतलब ऑटो से खुद से आता है, ऑटो मैंने कहते हैं किसी चीज को हम ऑटोमेटिक बोल देते हैं, तो वहीं से शब्द आया ऑटोपोषी, ठीक है। तो यानी कि ऑटोट्रोपिक्स आया जिसी को न्यूट्रिशन बोलते हैं। उदाहरण के पौधे, उदाहरण के अगर एग्जांपल आपको लिखना है तो हरे पौधे, हरे पौधे तो अब स्पेशली जो खाना इनका बनता है खुद से बनाते हैं, ठीक है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहते। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस, देखो ये जो आपकी परिभाषा थी कितनी छोटे, उसमें इतना ही छोटा लिख दो, कुल मिला कंटेंट आपका सही लिखा रहेगा तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अब यहाँ पर फोटोसिंथेसिस पढ़ लेते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। तो हरे पौधे सूर्य का प्रकाश यानी कि इसी से बनता है, जैसे सूर्य का पौधा होता है प्लस CO2 और प्लस जल की मदद से भोजन बनाते हैं। यानी कि आपको समीकरण लिखना आ जाए और ये बताना चल जाए कि पौधे भोजन कैसे बनाते, तो आप ये चीजें जरूर लिखिएगा। जैसे सूर्य का प्रकाश प्लस करेंगे, CO2 कार्बन की जरूरत, बिना कार्बन के है खाना बनता ही नहीं है। फिर इसके बाद जल की मदद से भोजन बनाते हैं, ये सारी चीजें। समीकरण आपको लिखने आ जाए, समीकरण भी लिखिएगा, जैसे CO2 प्लस H2O सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल और ग्लूकोज प्लस यानी कि O2, ये सारी चीजें आप सबमिट कीजिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए ये खाना किस तरह बनता है, तो ये हरे पौधों का इमेज यहाँ पर दिखाया गया है। तो इस तरह आप इमेज भी बनाइएगा। मैंने अपने एग्जाम में इस तरह का ये डिब्बा वाला इमेज बनाया था, मेरे को क्वेश्चन में आया था, ये चीज़ मैंने बनाई थी, तो वहाँ मुझे नंबर मिले थे। कुछ चीज़ें लिखने के लिए भूल भी गया था, लेकिन प्रॉपर नंबर पूरे मिले थे और अच्छे नंबर भी आए थे। फिर इसके बाद यहाँ पर हम बात करें क्लोरोफिल को, तो क्लोरोफिल की बात करें तो हरा रंग द्रव जो पत्तियों में होता है, ठीक है, यानी कहने का मतलब जो पत्ती हरी होती है, जो आपको हरी कलर की पत्ती दिखती है, या पत्ती को पीसो और उससे जो हरा कलर निकलता है वही क्लोरोफिल होता है। तो यानी फोटोसिंथेसिस इन लाइफ, देखो सूर्य का प्रकाश है, यहाँ से एक्सट्रैक्शन हो रहा है, सनलाइट पत्तियों पर लग रहा है, एक कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से क्या एब्जॉर्ब करता है, ऑक्सीजन यहाँ से रिलीज होता है, ये सारी चीजें होती हैं इसमें से। तो ये पत्तियों के माध्यम से, अगर आपसे ये भी पूछा कि भोजन बनता कहाँ, तो ये भोजन पत्तियों पे बनता है। फिर इसके बाद यहाँ पर दूसरा नंबर हमारा प्रश्न आता है। दूसरा नंबर क्या है, विषम पोषी पोषण, यानी कि हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। विषम पोषी परिभाषा है जब जीव भोजन दूसरों पर डिपेंड करते हैं। कहने का मतलब जब खाने के लिए हम दूसरी चीजों पर डिपेंड करते हैं, जैसे शेर है तो शेर खुद का खाना नहीं बनाता लेकिन शिकार करता है, और शिकार करने के बाद यानी कि भोजन जो होता है उसका जंगल पे ही डिपेंड होता है, एक तरह से वो शिकार पे डिपेंड होता है, उसका जो भोजन होता है वो जानवरों पर डिपेंड करता है। तो कहने का मतलब जो दूसरों पर डिपेंड होता है उसी को विषम पोषी बोलते हैं। तो ऐसे ही आपको लिखने के लिए आएगा। विषम पोषी पोषण कहते हैं जैसे मनुष्य और जानवर, हम लोग भी खाना जब यानी खुद से बनाते हैं, बनाने का मतलब हम कहीं से अनाज इकट्ठा करके, गेहूं चावल जमीन में बोते हैं, फिर वहां से काट के लाते हैं, फिर घर में पूरी तरह से प्रिपेयर करके यानी पूरी तरीके से खाने को हम बनाते हैं। बनाने का मतलब, कहने का मतलब हमारे अंदर ऑटोट्रोफिक पोजीशन वाला न्यूट्रिशन नहीं मिलता, हमें खुद से खाना बनाना पड़ता है। फिर इसके बाद यहाँ पर आते हैं विषम पोषी पोषण के प्रकार क्या है। तो एक परपोषी होता है जो कि मनुष्य, परपोषी मतलब मृतोजीवी, यानी कि जो जीव मर जाते हैं तो उस पर फफूंद लग जाती है, जैसे कोई जानवर मर गया, महकने लगता है, सड़ने लगता है, तो उसके अंदर कीड़े पड़ जाते हैं, तो उसको मृतोपजीवी बोलते हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि सेप्रोथेक्स परजीवी बोलते हैं पैरासाइट, यानी जिसे अमरबेल, परजीवी मतलब अमरबेल जो पेड़ों पर एक बेल होती है, आप देखे होंगे गांव घर में लगी होती है, और वो जैसे कि आप मनी प्लांट का एग्जांपल ले लो जो पेड़ों में चढ़ के लग जाता है, तो ये परजीवी यानी अमरबेल होता है। ये खुद से भोजन नहीं बनाता, जिस चीज पर लिपटता है उसी से भोजन इकट्ठा करता है, कहने का मतलब ये है। फिर इसके बाद बात करते हैं जंतुओं में पोषण, ठीक है। तो जंतुओं में पोषण क्या है, तो जंतुओं में जो पोषण होता है, जंतुओं में खाने का जो पोजीशन होता है, हम लोगों का वही जानवरों का भी, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रहण यानी कि इनिगेशन सिस्टम आता है। फिर इसके बाद यहाँ पर डाइजेशन सिस्टम आता है, यानी कि पाचन क्षमता करने की क्षमता आती है। फिर इसके बाद यहाँ पर आती है अवशोषण, अवशोषण मतलब एब्जॉर्प्शन। फिर इसके बाद अवशोषण का मतलब वो जो भोजन जो हम खाना खाएंगे उसका क्या करेंगे, अवशोषण करेंगे। फिर इसके बाद आत्मसात है, आत्मसात यानी एसिमिलिएशन कहेंगे इसे। आत्मसात करने का मतलब यानी भोजन को खुद से आत्मसात एमिलिएट होता है। उत्सर्जन यानी कि जो हमारा भोजन जब बाहर निकलता है, उत्सर्जित करते हैं, एनर्जी उत्सर्जित करते हैं, इस चीज को कहते हैं उत्सर्जन। अब यहाँ पर ये देखो डायग्राम बना हुआ है, तो ये डायग्राम देख लीजिए। ये यहाँ पर अगर देखें तो ये माउथ है, यहाँ से हमारा भोजन जाता है। ऑप्सिस है, ये नली जो हमारी गले की होती है, इसको फूड पाइप बोलते हैं इंग्लिश में, और इसी को ऑप्सिटिव्स बोलते हैं, ठीक है। फिर इसके ऑप्सिक्यूस, ये जो इकट्ठा होता है खाना स्टोमच में, यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है, ये हमारा लीवर का दिया गया है। पेनक्रियास, अगर आपको ऐसा एक क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर अगर इमेज या डायग्राम बनाते हो तो आपको अच्छे खासे नंबर मिलेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं हम अपने दूसरे
यानी श्वसन यानी कि रिस्पिरेशन। तो रिस्पिरेशन की बात करते हैं तो रिस्पिरेशन क्या होता है, यह परिभाषा भोजन से ऊर्जा मुक्त करने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। देखो यहाँ पर श्वसन का काम सिर्फ सांस लेने का काम नहीं होता, जो हम ऑक्सीजन को लेते हैं तो यह हमारे भोजन को तोड़ने में, टुकड़े करने में काफ़ी हेल्प करता है। तो इससे जो निकलने वाली ऊर्जा होती है, अब जब हम सांस लेते हैं हमारे ग्लूकोज को डिवाइड करता है, तोड़ता है, ग्लूकोज में बनता है, फ्रक्टोज से ग्लूकोज बनेगा, तो उससे निकलने वाली एनर्जी को हेल्प करता है। तो कहने का मतलब भोजन से ऊर्जा को निकालता है और उस ऊर्जा को हमारे लगने वाले सारे बॉडी पार्ट्स में इस्तेमाल करता है। प्रकार क्या है, अवयवी श्वसन, ठीक है, एरोबिक बोलते हैं अवयवी श्वसन, इसी को एनबैरिक बोलते हैं। ऊर्जा को हमेशा किस में मापते हैं, तो एटीपी में मापते हैं। ये बहुत क्वेश्चन आता है, यानी जब भी कहे कि आपको एनर्जी ऊर्जा को कैसे मापते हैं इंसानों में, तो एटीपी में, ठीक है, और ऐसे तो कैलोरी ही आती है। फिर इसके बाद यहाँ पर आते हैं मनुष्य में यानी कि श्वसन। तो मनुष्य में श्वसन के अंग हैं। सबसे पहले हम नाक से लेते हैं, फिर हमारी श्वास नली होती है जो यहाँ पर लगा होता है, फिर हमारे फेफड़े काम करते हैं, फिर के वायुकोश होता है, तो वहाँ पर ये हमारी नलियाँ जिसको एल्यूविली बोलते हैं, जो हमारे ऑक्सीजन को ले जाने का काम करते हैं, उस चीज़ को बोलते हैं। वायुकोश क्या होता है, बहुत पतली दीवार होती है, रक्त कोशिकाओं से घिरी होती है और गैसों के आदान प्रदान करने में ये हेल्प करता है, तो इसको वायुकोश बोलते हैं। यहाँ पर आपको डायग्राम दिख रहा है, तो इस डायग्राम को भी देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर आते हैं, क्या आते हैं, परिवहन की बात करते हैं। परिवहन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या है, ये परिभाषा दिया, शरीर में भोजन, ऑक्सीजन, जल अपशिष्ट एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। अब अगर हम भोजन खा लें और हमारे बॉडी पे वो भोजन रनिंग ही ना करे, कहने मतलब न्यूट्रिशन हमारी बॉडी पे रन ही ना करे, तो इस चीज़ से कोई फायदा नहीं मिल पाएगा। तो इस वजह से हमारे भोजन में परिवहन सिस्टम होता है, यानी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है, जिससे बॉडी में हर जगह ऑक्सीजन को ले जाना, ब्लड को ले जाना, उसके साथ न्यूट्रिशन, वाटर पूरी तरीके से बॉडी में सप्लाई करना, उसके विषय में बताया जा रहा है। तो आपको परिभाषा लिखने को आ जाए, परिवहन लिखने के लिए आ जाए, तो ये सारी बातें ध्यान रखिएगा और लिखिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर आते हैं, बात करते हैं मानव में परिवहन। तो मानव में परिवहन कैसे होता है, माध्यम जो होता है वो रक्त होता है, यानी ब्लड के माध्यम से हम पूरी बॉडी में सप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हृदय हमारा पंप करता है, जो हमारा एक तरह से इंजन का काम करता है, पंप करता है, जो प्रेशर डालता है और पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करता है। यहाँ हमारे बॉडी में 4 कक्ष होते हैं, तो इन 4 कक्ष में जैसे रक्त को पूरे शरीर में पंप कराता है, यानी हमारे जो ब्लड को है पूरी बॉडी में एक तरह से सर्कुलेट कराता है, पंप कराता है, ठीक है। अब ये हम आपके सामने हार्ट का फिगर है। अगर आप बाई चांस फ्यूचर में अगर नीट की तैयारी करेंगे, बायोलॉजी अगर लेंगे, तो आपको हार्ट का डायग्राम मुजबानी याद होना चाहिए, बनाना आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें वो आपको ध्यान से देख लीजिए। अगर हार्ट का ऐसा अगर आप एग्जाम में डायग्राम बना देते तो काफ़ी अच्छा यानी कि नंबर स्कोर गेन करेंगे। ऑक्सीजन का परिवहन, ऑक्सीजन कैसे परिवहन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो ऑक्सीजन जाता है फेफड़ों में, जाता है फिर रक्त में जाता है, फिर हीमोग्लोबिन में मिल जाता है, कहने का मतलब ये है। तो इस तरह आपको रिवाइज करने में, याद करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। CO2, अब ये हमारा कार्बन है, यानी कार्बन कैसे होता है, CO2 ये हमारे रक्त में होता है, ठीक है, ये हमारे रक्त में मिलता है, जो फिर इसके बाद फेफड़ों में आता है, फेफड़ों से फिर बाहर निकल जाता है। तो ऐसे सिस्टम हमारे और उसका होता है, कार्बन का होता है। तो इस चीज़ को याद रखिए। ऑक्सीजन एंट्रिकल लेने का आप समझ लीजिए, ऑक्सीजन, फेफड़े, रक्त, हीमोग्लोबिन। फिर इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलने, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोसीजर है, कार्बन डाइऑक्साइड रक्त यानी ब्लड से, फिर इसके बाद फेफड़े में आता है, फेफड़े से फिर इसके बाद बाहर रिलीज हो जाता है। यहाँ पर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन का ये इमेज है। यहाँ पर देखिए लंग्स है, RBC है, इसके बाद बॉडी टिश्यू है, ये सारी चीज़ें आप ये फिगर को समझ लीजिएगा। फिर इसके बाद रक्तचाप के विषय में बता देते हैं, यानी कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। आप हमेशा ब्लड प्रेशर का नाम सोचते हैं कि भाई ब्लड प्रेशर क्या है, तो देखो ब्लड प्रेशर से ही समझ जाइएगा जो हमारा ब्लड होता है उसमें कितना दबाव, कितना प्रेशर लगता है, तो उसके विषय की बात की गई है। तो ब्लड प्रेशर यहाँ पर बात हो रही है। परिभाषा है, रक्त द्वारा धमनियों की दीवारों पर डाला गया प्रेशर उसी को ब्लड प्रेशर कहा जाता है। यानी कि रक्त जो होता है, हमारा ब्लड होता है, वो आसपास की दीवार को प्रेशर करता है। जैसे आप मान लो एक पतला पाइप है और उस पतले पाइप में खूब तेजी से आप बड़े पंप से पानी डालते हो, वो पाइप क्या फूल जाएगा, यानी कि जो दबाव होगा उनके पाइप के बाहरी भागों पर लगेगा, ठीक, अंदर से बाहर की तरफ लगेगा। और जो ब्लड को मापा जाता है, तो आप सामान्यतः जो हम लोगों का ब्लड होता है, प्रेशर होता है, वो 120 से 80 mmG होता है। फिर इसके बाद यहाँ पर पढ़ते हैं रक्त वाहिका क्या है, ब्लड वेसल्स क्या है, इसके विषय में जान लो। तो धमनियाँ होती हैं, शिरा होती हैं, केशिका होती है। यहाँ पर देख लीजिए, मैंने आपको फिगर भी लगा दिया है। तो यहाँ पर देखो
आर्टरीज है, वेन्स है और कैपिलरी है। ठीक है, तो आर्टरीज यहाँ पर देखो ये ब्लड वाला सर्कुलेशन काम करता है। इसमें से वेन्स में क्या है, द वॉल ऑफ होता है, वाइड लेमन होता है, लीव होता है। फिर इसके बाद कैपिलरी सिस्टम है, ये यहाँ पर देखो ब्लड की क्लोटिंग को दिखाया गया है यहाँ पर, यानी कि नैरो ल्यूमियन और 1 RCB ऑफ द विद लिखा है। ये सारी चीज़ें, ये सारे आपको चीज़ें आनी चाहिए। फिर इसके बाद 4th नंबर आता है अब प्लेटलेट्स और लसिका। ठीक है, प्लेटलेट्स या जिसको लैम्फोसाइट बोलते हैं। आप देखो तो है नॉर्मली जब इंसान को डेंगू हो जाता है तो प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, आपने ये अपने घर में सुना होगा। तो यही रक्त का थक्का जमना, जब आपके प्लेटलेट्स कम हो जाएंगे तो यानी कि रक्त का थक्का जम जाता है। लसिका में क्या होता है, ऊतकों से तरल वापस लाना, यानी कि उसका क्या काम होता है, जो हमारे टिश्यूज होते हैं उनसे यानी कि ब्लड को, ये तरल को वापस रिटर्न पहुंचाना होता है, ये होता है। प्रतिरक्षा में ये मदद करते हैं। फिर इसके बाद 4th नंबर आते हैं पौधों में परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। कैसे, जाइलम आता है। जाइलम में क्या आता है, जाइलम का काम होता है जल और खनिज का ट्रांसपोर्टेशन करना पौधों में जो होता है। फ्लोएम का काम होता है भोजन का परिवहन करना, यानी फ्लोएम है हमारा पूरे पेड़ के शरीर में भोजन लेके आने जाने का काम करता है। और जाइलम जो होता है वो जल और मिनरल्स, यानी कि जो जमीन से जल को खींचता है और उससे निकलने वाले सारे मिनरल्स को पेड़ों पर पहुंचाता है अलग अलग जगह, क्योंकि पूरा पेड़ एक शरीर की तरह होता है, उसके हर बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है। तो इस वजह इन सारी चीज़ों को व्यवस्थित करने के लिए जाइलम और फ्लोएम होते हैं जो पूरे बॉडी में रन कराते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए जाइलम और फ्लोएम का फिगर आउट दिया गया है, तो इसको चीज़ को आप समझ सकते हैं। आपको इमेज दिखाने से क्या होता है, आप चीज़ों को याद रखते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं उत्सर्जन। एक्सट्रैक्शन क्या होता है, यह है यानी कि एक्सक्रीशन परिभाषा है, शरीर में हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाला। उत्सर्जन का मतलब होता है हमारे, जैसे उत्सर्जन का मतलब होता है जैसे हमारी बॉडी से पसीना निकलता है तो वो भी उत्सर्जन में ही आएगा। और फिर इसके बाद वेस्ट मटेरियल जो हम खाते हैं वो बाहर निकलता है, वो भी उत्सर्जन में आता है। तो ये सारी चीज़ें उत्सर्जन में होती हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, यानी 5 नंबर आते हैं, क्या है मनुष्य में उत्सर्जन क्या होता है। जैसे अंग, जैसे गुर्दा उत्सर्जन करता है। गुर्दा यानी हमारे पानी को खाने को पानी को फिल्टर करता है। ठीक है, मूत्र वाहिनियों से यानी कि हमारे मूत्राशय से और मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर निकल जाता है। किडनी होता है ना, किडनी खराब हो गई, जब आप शराब पियोगे तो किडनी का काम होता है शराब से वाटर निकालना, बाकी सारी चीज़ें जो एसिड होती है, जो एल्कोहल होता है उसको किडनी के माध्यम से बाहर की तरफ निकाल देता है। यहाँ पर नेफ्रॉन क्या होता है, तो गुर्दे की एक कार्यात्मक इकाई है, कहने का मतलब गुर्दे को मापने का जो हमारा एक कार्यात्मक इकाई सारी होती हैं ये चीज़ें। अब यहाँ पर देखो ह्यूमन यानी कि एक्सटरी सिस्टम बोला है। ठीक है, तो यहाँ एक्सटरी सिस्टम है, यहाँ पर देख लो ये किडनी लगी हुई है, ये आपके ब्लड को प्योरीफाई करते हैं, साफ करते हैं, फिर इसके बाद वहाँ से रिलीज करते हैं। तो ये आपके पेट में किडनियाँ होगी, यूट्रस होगी और यूट्रस से यानी गॉल ब्लैडर से बाहर निकल आता है। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, तो ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, यहाँ पर जो अंदर बना रहता है आपके, तो ये इसके फिगर आउट करके दिखाया गया है। ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है जो सर्कल में है। फिर इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर पौधों में उत्सर्जन। अभी तक इंसानों और जानवरों में हम पढ़ रहे थे, अब पौधों में पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं पौधों में उत्सर्जन कैसे हो। स्टोमा होता है, पत्तियों का गिरना, और रेजिन, ये पौधों का उत्सर्जन कहने मतलब जो पत्ती धीरे धीरे पुरानी होती उनसे वो उतनी क्षमता वो भोजन नहीं बनाते पाती, लास्ट में आके वो गिर जाती हैं पेड़ों से। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। उनसे गोंद निकलता है, कहने का मतलब जो आप पेड़ों में देखेंगे तो उनसे चिपचिपा गोंद निकलता है। तो वो जो गोंद निकलता है वो इसी चीज़ का एग्जाम्पल होता है कि वो एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, कहने का मतलब अपना वेस्ट मटेरियल बाहर निकालते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये आप ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, ये यहाँ पर आप देख लीजिएगा, पूरा इमेज का मैंने फिगर आउट करके लगाया जिससे आपको समझ में आए सारी चीज़ें। फिर इसके बाद आते हैं यहाँ पर जो हमारा है ये हमारा था पौधों का सारा चैप्टर, जो कि अब पूरी तरह से ये चैप्टर समाप्त हो चुका है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।